जी हाँ, फिनलैंड नेटो का हिस्सा बन चुका है, यानी जो ने जो चाहा वो कर दिखाया। अमेरिका लगातार इस कोशिश में लगा हुआ था नेटो का दायरा कैसे बढ़ाया जाए, और फिनलैंड के नेटो में आने से अमेरिका ने वाकई वो कर दिखाया है। आज हम इसके इंपैक्ट की बात करेंगे, इसके असर की बात करेंगे, अब होने क्या वाला है इस पर करेंगे बात। वर्ल्ड कवरेज का नंबर 1 शो आप देखने जा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा मौजूद हैं, विपिन चौबे मौजूद हैं, और हर बार की तरह खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। कल शाम 7 बजे के बाद पूरी दुनिया में नए खतरे की आहट तेज हो गई। नेटो में फिनलैंड के प्रवेश के तुरंत बाद रूस ने एक महायुद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। पुतिन की टीम एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। नेटो और अमेरिका से सीधी टक्कर की रणनीति बनाने के लिए बेलारूस के राष्ट्रपति आज मॉस्को जा रहे हैं। इसी बीच बेलारूस में सैनिकों की एटमी हथियारों की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई। जी हां, और इसके अलावा ब्लैक सी पर भी हमारी नजर है, जो आने वाले वक्त में वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर बन सकता है। हालांकि इस बीच नाटो भी युद्ध के लिए तैयार होने के संकेत दे रहा है और इसके लिए सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज करने जा रहा है। ये तमाम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर विपिन। जी बिल्कुल रवि, और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर विध्वंसक ड्रिल हो रही है। नेटो की एयर एक्सरसाइज में शामिल होगा फिनलैंड, ये साफ हो चुका है। पेंटागन के एयर नेशनल गार्ड के अधिकारी माइकल लोर ने यह दावा किया है। जून में 10 दिनों तक चलेगी एयर डिफेंडर 2023 ड्रिल। अमेरिका और फिनलैंड के विध्वंसक फाइटर जेट्स अपनी ताकत को दिखाएंगे और इस बात से रशिया बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, नेटो का दायरा बढ़ता हुआ साफ तौर पर हम देख रहे हैं, और आने वाले वक्त में यह दायरा और बढ़ेगा, इसकी कोशिशें भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि नेटो चीफ ने यह साफ कर दिया है कि फिनलैंड तक मामला रुकने वाला नहीं है। स्वीडन भी नेटो का हिस्सा होगा, ऐसा वो चाहते हैं, और इसके लिए कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। यही वजह है कि रूस का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। नेटो की एयर ड्रिल से जुड़ी अहम खबर हम आपको अब देने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें फिनलैंड भी अब शामिल होने जा रहा है। जी हां, जून में नेटो देशों की सबसे बड़ी एयर ड्रिल होने जा रही है। नेटो देशों की एयर ड्रिल में फिनलैंड भी शामिल होगा। नेटो का 31वां मेंबर कंट्री भी शामिल होगा। नेटो के साथ फिनलैंड का पहला और ये बड़ा युद्धाभ्यास होगा, जिसकी खबर इस वक्त आपके सामने है। ड्रिल में नेटो देशों के विध्वंसक फाइटर जेट्स शामिल किए जाएंगे, यानी फिनलैंड और अमेरिका के फाइटर जेट्स इसमें हिस्सा लेंगे। युद्धाभ्यास में फिनलैंड FA-18 सुपर हॉर्नेट भेजेगा अपने मुल्क से। इसके अलावा 100 अमेरिकी विमान और 2000 सैनिक इस युद्धाभ्यास का हिस्सा होंगे। तो ये बड़ी ड्रिल होने जा रही है, और इसमें पहली बार बतौर नेटो कंट्री फिनलैंड शामिल होगा। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल VK दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, AVM OP तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुमित कुमार झा हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले दत्ता जी, शुरुआत आपसे। इस ड्रिल के क्या मतलब, क्या मायने, क्या अमेरिका ये संकेत देने की कोशिश में है कि सिर्फ फिनलैंड को नाम भर के लिए नेटो कंट्री नहीं बनाया गया है, बल्कि अब आने वाले वक्त में फिनलैंड में अमेरिकी हथियारों की, जेट्स की तैनाती भी हो सकती है। इस ड्रिल के क्या मायने हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, ऐसा है कि जब फिनलैंड नेटो का हिस्सा बन जाएगा जी, तो जो इंटर ऑपरेटिबिलिटी होती है अलग अलग आर्मीज की और अलग अलग एयरफोर्स की, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है। इसके तहत जब फिनलैंड को नेटो का मेंबर बनाया गया, तो फिनलैंड की एयरफोर्स को भी नेटो की एयरफोर्स के साथ अभ्यास करवाएंगे, ताकि फिनलैंड के जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं, उनका जो एयरक्राफ्ट है, उनके जो सिस्टम्स हैं, और नेटो के मुताबिक काम करना सीख जाएं, और वो फिर मिलके आगे जहां भी कोई ऑपरेशन होगा उसमें उसको अंजाम दें। मतलब एक तरह से फिनलैंड को ट्रेन करने की कोशिश की। अब आप नेटो परिवार के सदस्य हैं, आपकी एक एक इंच की जमीन की रक्षा हमारा कर्तव्य, और आपको हम अपने तरीके से ट्रेन करेंगे। आएंगे सर, इस पर चर्चा करेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, फ्रंट लाइन पर रूसी सेना पर यूक्रेन ने जबरदस्त प्रहार किया है। रूसी सेना के ठिकानों को रॉकेट से निशाना बनाया गया है। यूक्रेनी सेना की 92वीं
ब्रिगेड ने यह हमला किया है। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई गई है। और ये थर्मल इमेजेस आपके सामने देखिए कैसे रशिया की फौज को निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ रशिया को घेरने की कोशिश नेटो के जरिए और दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में यूक्रेन भीषण अटैक बोल रहा है। तिवारी सर, ये क्या अमेरिका की ही वो स्ट्रैटेजी है कि एक तरफ नेटो की मेंबरशिप फिनलैंड को दिलाकर रशिया को उधर उलझाओ और यहां युद्ध के मैदान पर उसको लीड लेने के लिए यूक्रेन को और ज्यादा हथियार और ज्यादा एग्रेसिव इस वॉर में उतारा जाए? विपिन, आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं। ये अमेरिका का प्लान तो काफी लंबा प्लान है। उसको चाहता है कि रूस को इस चक्कर में फंसाए रखे ताकि रूस आगे नहीं बढ़ पाए। रूस का मेन एक एडवांटेज है जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो किसी और कंट्री के पास नहीं है। किसी कारणवश रूस पीछे रह गया है, तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि रूस आगे बढ़े और रूस की प्रगति हो। तो रूस को फंसाए रखना ये हो सकता है कि लंबा चले। इसको फंसाए रखने के लिए यूक्रेन की फोर्स को हमेशा इसको मदद करनी पड़ेगी। इतना ज्यादा वेपन नहीं देगा ताकि रूस परेशान होकर न्यूक्लियर अटैक करे, लेकिन इस मामूली इस हिसाब से वेपन देता रहेगा ताकि ये कंफ्यूजन और क्राइसिस क्रिएट करता रहे और लड़ाई मतलब रेस्ट्रिक्टेड लड़ाई ये थ्रू आउट चलती रहे। ये यूएसए का लंबा प्लान है और रशिया को मतलब वॉर भी ना हो और ये युद्ध चलता रहे और उसके हथियार बिकते रहे, यही अमेरिका का मोटिव है। रवि, और देखिए रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। यूक्रेनी सेना ने एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर से अटैक किया है। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंकों को भारी नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये फ्रेश हमले हुए हैं। यूक्रेनी सेना ने ये हमला किया। ठीक है सुमित जी, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन एक बात बहुत पहले से कही जा रही थी कि अगर कोई ये युद्ध रोक सकता है तो वो है पुतिन। अब 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, युद्ध का विस्तार हो गया है, नेटो का विस्तार हो गया। आप कैसे देखते हैं, क्या वो स्टेटमेंट आज भी सही है या फिर अब वो स्थिति नहीं है, अब युद्ध नहीं रोक सकते पुतिन? तो यूक्रेन के 4 राज्यों को अपने में मिलाने के बाद पुतिन ने कहा कि हम युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं हुआ। कारण स्पष्ट है कि यूक्रेन कभी नहीं चाहेगा कि ऐसी परिस्थिति में वो बातचीत के लिए तैयार हो जाए जहां पर उसकी स्थिति बड़ी वल्नरेबल है। राइट। अब स्थिति क्या है, इसीलिए फिर ये कहा गया कि अब युद्ध जिस तरीके से यूएस यूक्रेन को मदद कर रहा है हर तरीके से, तो फिर ये लोग कहने लगे कि अब अमेरिका इस युद्ध को चाह रहा है। जैसा कि सर सही कह रहे थे कि अमेरिका ये चाह रहा है कि युद्ध चलता रहे, लेकिन किस लिए चलता रहे और कब तक चलता रहे? अमेरिका चाह ये रहा है कि रूस को, अमेरिका तो ये कह रहा है कि मैं रूस को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, इस युद्ध में उसको विजय ना हो ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति नहीं है। अमेरिका ये चाह रहा है कि यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो कि 1991 से लेके तकरीबन 2009 तक की स्थिति बनी रही, जहां पर अमेरिका ने जो चाहा वो बहुत हद तक हासिल भी तो किया है। किस परिप्रेक्ष्य में? अब नेटो का विस्तार हुआ, नेटो एकजुट हुआ, रूस के खिलाफ एक तरह की प्रॉक्सी वॉर अमेरिका की तरफ से लड़ी जा रही है बिना अपनी जमीन का इस्तेमाल किए हुए। तो सब कुछ तो वही हो रहा है जो कि अमेरिका ने चाहा था। हथियार भी बिक रहे हैं अमेरिका के। मैं आपसे सहमत हूं इस मुद्दे पर, खासतौर से आपसे सहमत हूं कि नेटो जहां की मृतशैया पे वो चला गया था, खासकर अफगानिस्तान में जिस तरीके से नेटो मेंबर्स आए थे और एक तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी तरीके से उनको विफल कर दिया था, तो नेटो एक मृतशैया पर चला गया था। मिलिट्री और इकोनॉमिकली जो वीकनेसेस है अमेरिका को वो दिख रहा था। ऐसी परिस्थिति में ये जो ऑक्सीजन नेटो को मिल रहा है ये एक बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं फिनलैंड के जरिए और रशिया में वॉर के जरिए इसको ऑक्सीजन देने की कोशिश और एक बार फिर से नेटो को यूनाइट करने की कोशिश में अमेरिका और अपने मकसद में कामयाब होता हुआ नजर आया। इस बीच खबर यह कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर रूस ने बड़ी धमकी दी है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने फिनलैंड को जंग की चेतावनी दे दी है। फिनलैंड की वजह से रूस यूक्रेन जंग और भड़केगी, ये सर्गेई शोइगु ने कहा। नेटो लगातार रूस विरोधी नीति को बढ़ावा दे रहा है। फिनलैंड की सजा पड़ोसी नेटो देशों को भुगतना होगा। ये रशिया अपना रुख साफ करता हुआ नजर आया और सीधी धमकी तमाम नेटो देशों के साथ साथ यूक्रेन और अमेरिका को। तो फिनलैंड को लेकर शोइगु का तो ये बयान हमने आपको दिखा दिया। नेटो में फिनलैंड कुछ घंटों में एटमी अटैक, ये हमेशा
से कहा जा रहा है कि आया फिनलैंड तो अटैक शुरू हो सकता है या इसकी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो इसकी सजा भुगतने की बात बार बार रूस कह रहा है। फिनलैंड की वजह से रूस यूक्रेन की जंग और भीषण हो सकती है। पड़ोसी नाटो देशों को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। नाटो लगातार रूस विरोधी काम कर रहा है। इसमें यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये किसका कहना है? ये कहना है रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत अहम है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री सना मरीन ने कहा कि अब वो सुरक्षित हैं, क्योंकि उन पर हमला होगा तो नाटो फिनलैंड की रक्षा करेगा। सुनिए। A NATO country is attacked, others will defend. And also, of course, Finland will defend other countries when becoming a NATO member. लेकिन फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से पुतिन का गुस्सा हाई हो गया है। Территории, откуда создаются угрозы нам. Это же очевидная вещь. Они что, этого не понимают? Все было у нас хорошо, но теперь будут какие-то напряжения, это очевидно, безусловно, так без этого невозможно. Повторяю, если это будет создаваться. Having 2 new NATO members in the high north will enhance the security of our alliance and deepen our security cooperation across the board. सरदाना सर, क्या पुतिन वाकई में फंस गए, उलझ गए, आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं उलझे हैं। रशिया जिस स्ट्रांग स्थिति में था अभी भी है। आप देखेंगे एक फिनलैंड के ज्वाइन होने से 30 से 31 मेंबर हो गए। तो रशिया अकेला अगर 30 को झेल सकता है तो 31 को भी झेल सकता है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ज्यादा पुतिन पे प्रभाव पड़ा है कि वो बॉर्डर तक आना। ये बॉर्डर कभी नहीं चाहते थे कि नाटो बॉर्डर तक चाहते नहीं थे आना। और अभी जो एक स्ट्रांग देश है फिनलैंड, खुद भी मिलिटरीली, आज उसने ज्वाइन किया है तो उसने फिनलैंड को क्यों नेटो को ज्वाइन करके अपने ऊपर मुसीबत थोड़ी सी जरूर बढ़ा ली है। लेकिन तनाव बढ़ेगा, लेकिन कोई एक्शन मुझे फिनलैंड और रशिया के बीच में नहीं दिखता। बिल्कुल ठीक है, इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए एक अहम खबर। रूस पर विध्वंसक पलटवार की तैयारी में है यूक्रेन। यूक्रेनी सेना जमीन और पानी में ट्रेनिंग ले रही है। फ्रंट लाइन पर जाने से पहले ट्रेनिंग का एक विध्वंसक वीडियो अब TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। किस तरह से जमीन और पानी में यूक्रेनी सैनिकों की जोरदार ट्रेनिंग चल रही है, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। तो तमाम तरह के अत्याधुनिक हथियारों से यूक्रेन की फौज को लैस किया गया है और ट्रेनिंग का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो बिल्कुल यूक्रेन पर वॉर करने के लिए लगातार रूस प्रयासरत है। जमीन हो, आसमान हो या फिर समंदर हो, हर जगह से घेरने की कोशिश और हर जगह से दबाव बनाने की कोशिश और अपनी ताकत का प्रदर्शन और लगातार यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश और जीत के लिए ललायत नजर आ रहा है रूस। लेकिन 14 महीने बाद भी उसको कहीं से भी कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में ब्लैक सी में रूस की बहुत बड़ी विध्वंसक तैयारी नजर आ रही है, जिसके जरिए वो यूक्रेन को कम से कम समंदर में तो हराना चाहता है। ब्लैक सी में देखिए रूस की जो तैयारी है वो क्या है, जल्दी से आपको बताते हैं। ब्लैक सी से यूक्रेन की घेरेबंदी की कोशिश में है रूस की नेवी। काला सागर में अतिरिक्त वॉरशिप की तैनाती का प्लान है रशिया का और इसको लेकर पूरा प्लान सामने आ चुका है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल जैसी मिसाइलों से शिप को लैस किया जा रहा है। रूस के अभी 6 मिसाइल कैरियर समेत 15 वॉरशिप फिलहाल ब्लैक सी में तैनात हैं। ब्लैक सी में कैलिबर मिसाइल को तैनात कर रहा है रूस की वॉरशिप पर 40 कैलिबर मिसाइलों की तैनाती की रणनीति भी बनाई गई है। यह पूरी तैयारी है रशिया की और इसके जरिए वो यूक्रेन को घेरने की कोशिश कर रहा है। दत्ता सर, आप जब ब्लैक सी में तैयारी देखते हैं तो जमीन पर तो वो पार नहीं पा रहा है, लेकिन समंदर में जो रशिया की तैयारी है वो इशारा किस तरफ कर रहा है? क्या समंदर के जरिए यूक्रेन को मात देना संभव है और ये तैयारी किस तरफ ले जा रहा है रशिया को? देखिए, ऐसा है कि जो रूस का प्लान है साउथ में यूक्रेन के खिलाफ, क्रीमिया आपका ईस्ट में आ गया और वेस्ट में ओडेसा, जो अभी इंपॉर्टेंट पोर्ट यूक्रेन के पास पड़ा है ओडेसा। अगर रशियंस ओडिशा के ऊपर हमला करके उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं तो यूक्रेन पूरी तरह से लैंडलॉक हो जाएगा और आगे चल के उसकी इकोनॉमी के भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कल ओडेसा पोर्ट पर हमला हुआ भी था। बिल्कुल, और ये जो पूरी तैयारी चल रही है, जो हम पहले से हमारा विचार है कि रशिया एक बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च करेगा डेफिनेटली, और ये उसका एक बिल्डअप है
जिसके अंदर ओडेसा को 100% टारगेट किया जाएगा। साथ साथ में अगर यूक्रेन कोई हिमाकत करता है क्रीमिया की तरफ, सीवर्ड से आने की कोशिश करता है, उसको काउंटर किया जाएगा। और ब्लैक सी के माध्यम से मिसाइल जो हैं जी मेन यूक्रेन के जो मेजर टारगेट्स हैं उसके ऊपर उसको लॉन्च किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी तो ये ओडेसा भी पूरा आने जो- वाले वक्त में और ज्यादा टारगेट पर हो सकता है रूस के, इसके पूरे आसार हैं। वहीं फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद रूस का अटैक हुआ है। डोनेस्क में मिसाइल और आर्टिलरी से जबरदस्त प्रहार किए गए। रूस के हमले में 6 लोगों की जान चली गई और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। डोनेस्क की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रूस के ताजा हमले के बाद की। जाहिर है नाटो के जोरदार विस्तार से भड़का हुआ है रशिया। और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद मॉस्को में पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात। मॉस्को में आज और कल होगी दोनों के बीच बैठक। सर्वोच्च राज्य परिषद की बैठक में शामिल होंगे लुकाशेंको। फिनलैंड और यूक्रेन पर अपनी नई रणनीति रशिया बनाने जा रहा है, इसको लेकर अपने सहयोगी को बुलाया है उसने। और बेलारूस में एटमी वेपन की तैनाती का ऐलान भी कर चुके हैं पुतिन। तो इससे जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर। और आज बेलारूस जो कि रशिया का दोस्त नंबर 1 है, उसके प्रेसिडेंट से मॉस्को में पुतिन मुलाकात करेंगे। तो देखिए कैसे युद्ध के बीच में पुतिन और लुकाशेंको की जो ये दोस्ती है उसने कुछ नए तरह के समीकरण और नए तरह के हालात पैदा किए हैं। जब से न्यूक्लियर वेपन्स को बेलारूस में डिप्लॉय करने का ऐलान किया गया है तब से ही स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। और अगर आप ध्यान दें तो उसके साथ ही लुकाशेंको भी बहुत एग्रेसिव नजर आ रहे हैं अपने बयानों में। तो ये बहुत ही दिलचस्प है देखना कि इनकी मीटिंग में क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन अब देखिए कि कैसे मुलाकात ये हो रही है और इससे युद्ध की रणनीति बन रही है। जरा इसको भी हम समझें तो कुछ घंटे बाद विध्वंस यानी कि जो मीटिंग होगी उसमें क्या होगा, ये बेलारूस के रास्ते क्या तबाही का रूट तैयार हो रहा है, वजह क्या है, ये कहने के पीछे वजह क्या है। आज पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात होनी है और युद्ध की रणनीति पर चर्चा संभव है क्योंकि लुकाशेंको पूरी तरह से इन है इस वॉर में, कम से कम अब तो नजर आ रहा है। अब अगली वजह क्या नजर आ रही है, फिनलैंड के नाटो में जाने के बाद ये मीटिंग हो रही है तो आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है क्योंकि नाटो के विस्तार को लेकर दोनों नेताओं के माथे पर शिकन पहले से ही थी। और बेलारूस में एटमी वेपन तैनात करेगा रूस, इसका ऐलान पहले ही हो चुका है। तो एटमी वेपन इस्तेमाल होगा क्या, ये डिप्लॉयमेंट क्या सिर्फ डेटरेंस के लिए कि दिखाने के लिए, या फिर वाकई में इसका इस्तेमाल होगा बेलारूस की जमीन से। बेलारूस से कीव पर विध्वंसक अटैक के आसार हैं, यह आसान हो जाएगा वहां से क्योंकि बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है, सटे हुए हैं और कीव से बेलारूस सिर्फ 84 किलोमीटर दूर है, यानी कि बहुत लॉन्ग रेंज के किसी भी मिसाइल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह के हमलों के लिए। और कीव पूरी तरह से उस न्यूक्लियर अटैक के रेंज में रहेगा हर दम हमेशा, कम से कम बेलारूस में जो तैनाती हो रही है उससे यह पता चल रहा है। तिवारी सर, ये जो स्थितियां हैं, ये जो मीटिंग होनी है, इसके पहले हमने देखा मिन्स्क में गए थे, वहां पर मीटिंग हुई, वहां से ऐलान होता है, फिर अब मॉस्को में मीटिंग होनी है। कोई बड़ा ऐलान आप सोच रहे हैं या फिर उसी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाया जाएगा जो कि न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती के बाद से बनाई जा रही है? रवि, टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग तो चल रही है कि जिस तरीके से नाटो एक्सपेंड कर रहा है, इस तरीके से रशिया और बेलारूस को पास आना एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक है और जिससे साथ साथ कोई और देश भी आने की कोशिश करेंगे। जैसा सुमित बता रहे हैं कि यूनिपोलर जो अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहा है अपनी जो बादशाहता उसकी है, इंस्पाइट ऑफ इकोनॉमिकली बहुत पीछे होने के बावजूद भी, सब नुकसान होने के बावजूद भी चाहता है कि मैं नंबर 1 बना रहा हूं। तो इस नंबर 1 को बनाने के लिए रशिया को बर्बाद करेगा। तो रशिया का जो स्टेप है, अभी जो सबसे ज़्यादा क्लोज पार्टनर जो है इनका बेलारूस है, तो इसके साथ जो न्यूक्लियर वेपन की जो वहाँ तैनाती होगी वो खाली यूक्रेन के लिए नहीं होगी बल्कि इंडिकेशन नाटो के और देशों को होगा। जो छोटे छोटे देश हैं वो टैक्टिकल वेपन के भी टारगेट में आ सकते हैं। अगर नुकसान होना भी होगा, न्यूक्लियर अटैक होना भी होगा, पहले नाटो के छोटे देश जाएंगे, अमेरिका के ऊपर नहीं होगा। ये इंडिकेशन है कि नाटो को जो अभी ऑक्सीजन मिला हुआ है, इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक क्रैक होना संभावित है। ये इंडिकेशन बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर सुमित, मुझे ये बताइए कि कल को खुदा न खास्ता अगर बेलारूस की सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाता है,
यूक्रेन के खिलाफ या किसी और वेस्टर्न कंट्री के खिलाफ, तो क्या डायरेक्ट हमला रूस पर बोला जा सकता है या फिर बेलारूस इन हरकतों के लिए खुद ही जिम्मेदार होगा? अच्छा, एक चीज़ देखिए कि रूस क्यों चाह रहा है कि बेलारूस में वो न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय करे। हाँ। ऐसा क्या कारण है कि वहाँ करना चाहता है, और ऐसा क्या, कौन सा ऐसा जगह है जो रसिया से वो न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता है? स्ट्रेटेजिक, हम इसे में ये कहते हैं कि वहाँ से वो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, ये कुछ कवायद ये है कुल मिला के कि न्यूक्लियर पोस्चरिंग की बात की जा रही है। ये अगर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन का यूज किया जाए तो ऐसा कोई हिस्सा नहीं है यूरोप में। वेस्टर्न कंट्रीज भी आप देखिए पोलैंड में न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती करते हैं, यहाँ पर रूस जो है वो बेलारूस की सरजमीन पर तैनाती की बात कर रहा है। कुल मिला के ये पोस्चरिंग है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ ऐसा कोई जगह नहीं है जो रसिया अपने जमीन से उस पर आक्रमण न कर सके। कुल मिला के कहने की स्थिति है यही है कि बेलारूस वॉर की पोस्चरिंग की जा रही है। ऐसा कुछ भी फिलहाल तो नहीं होने जा रहा है। जो परिस्थितियां इस वक्त दुनिया में बनती हुई नजर आ रही है, हम इसको ऐसे देख रहे हैं कि रूस न्यूक्लियर वेपन को यूज कर रहा है बेलारूस में डिप्लॉय करके। अरे भाई, वो हर जगह वहां रसिया अपने जगह से कर सकता हो, वो पोलैंड हो या बाकी पोस्चरिंग है और अपनी ताकत का प्रदर्शन भी है रशिया का। इस बीच बड़ी खबर यह है कि वोलोदिर में रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त भी भीषण जंग जारी है। एक दूसरे पर रॉकेट से हमला कर रही हैं दोनों देशों की सेनाएं। बारूदी हमले में दोनों तरफ भारी नुकसान की आशंका जताई गई है। और ये तस्वीरें देखिए कैसे रूस और यूक्रेन की सेना वोलोदिर में आमने सामने और एक दूसरे को मात देने की कोशिश, और कैसे रॉकेट से अटैक किए जा रहे हैं, अलग अलग तरीकों से एक दूसरे को मात देने की कोशिश। तो देखिए, बेलारूस अचानक से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बेलारूस में एटमी ट्रिगर, दुनिया में तबाही का फेयर। ये क्यों कहा जा रहा है? एटमी वेपन पर रूस के रक्षा मंत्री खुद एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। रूस ने बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती कर दी है। इस्कैंडर ऑपरेशन टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम बेलारूस में तैनात कर दिया गया है, डिप्लॉय हो गया है। बेलारूस के सैनिकों ने एटमी वेपन की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। ये कदम कई बड़े सवाल खड़े करता है। बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती की वजह क्या है? क्या पुतिन बेलारूस से एटमी अटैक की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए प्लानिंग के तहत यह सब कुछ हो रहा है? बेलारूसी सैनिकों को टैक्टिकल वेपन की ट्रेनिंग आखिर क्यों दी जा रही है? ये वो अहम सवाल हैं जिन पर चर्चा जरूरी है। तिवारी जी, ये डेवलपमेंट तो साफ साफ ये बता रहा है कि न सिर्फ डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि आने वाले वक्त में इसके पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं कि कभी भी नौबत पड़ने पर इनका इस्तेमाल भी किया जाए। तो क्या यह कहा जा सकता है कि एटमी युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुकी है ये जंग? समीर, इस बात से सहमत हूं कि खाली वहां अगर इंस्टॉल कर दो, डिप्लॉय कर दो और वहां के लोग ट्रेंड ना हो तो इसका मतलब कुछ अलग जाता है, इसका इंडिकेशन अलग जाता है। तो ट्रेंड करना बहुत जरूरी है कि ये खाली यहाँ लगाया नहीं गया, बट इसका इस्तेमाल भी हो सकता है। इस्तेमाल करने के लोग काबिल हैं और ट्रेंड हैं, इसलिए ये जो असर है, जो पोस्चरिंग है, ऊपर असर रहेगी। मतलब तैयारी इस लेवल की कर देनी है कि बस फैसला लेना बाकी रह जाए, किसका इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। बिल्कुल तैयारी कर दो ताकि ये काउंटर करना है। जिस तरीके से अमेरिका ने 5 देशों में 6 न्यूक्लियर बेसिस पर डिप्लॉय कर रखा है, ये तो रशिया ने अभी शुरुआत की है और दिखाना चाहता है कि हमारे साथ भी देश हैं और देश भी आएंगे, और ये जो इंस्टॉलेशन का है न्यूक्लियर वेपन्स का, ये और कई देशों में होगा। इसमें एक चीज तो और भी है कि अपने जो सहयोगी देश हैं उनका कॉन्फिडेंस बनाए रखने में इसकी बड़ी भूमिका इस्तेमाल हो ना हो, लेकिन बेलारूस जैसे देशों का विश्वास बढ़ेगा तो और देश भी रूस के साथ आएंगे, उस ग्रुप में शामिल होंगे, उनका विश्वास बढ़ेगा। और देखिए, समंदर में अमेरिकी नेवी की विध्वंसक एक्सरसाइज की तस्वीरें सामने आई है। यूएस नेवी ने SM-2 मिसाइल से टारगेट किया ध्वस्त। वर्जीनिया में अटलांटिक महासागर में टारगेट को तबाह किया। यूएस नेवी ने समंदर में टारगेट तबाह करने का वीडियो जारी किया है। और अगली बड़ी खबर ये रही आपके सामने। अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान का युद्धाभ्यास। समंदर में तीनों देशों की एंटी सबमरीन ड्रिल हो रही है। उत्तर कोरिया के मिसाइल खतरों के बीच ये युद्धाभ्यास बहुत अहम हो जाता है। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समंदर में तीनों देश मिलकर किस तरह की वॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे पूरी दुनिया में जंगी चिंगारियां सुलग रही हैं, इसकी मिसाल एक और तस्वीर के तौर पर सामने आई। कि एक तरफ पश्चिम
लगातार यूक्रेन को ताकत पर ताकत दे रहा है और पुतिन उसकी काट ढूंढते हुए नजर आ रहा है। देखिए, जो मार्कर को तैनात करने की बात कही जा रही है, मार्कर की यूक्रेन में तैनाती जल्द एंटी टैंक मिसाइल से लैस होगा। 100 से लेकर 5500 मीटर की इसकी रेंज होगी। मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है मार्कर, जिसके जरिए यूक्रेन का मुकाबला करने की पूरी कोशिश है। मार्कर की तैनाती क्यों है, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, पश्चिमी देशों से यूक्रेन को लगातार टैंक्स मिल रहे हैं। मार्कर टैंकों को तबाह करने में सक्षम है और यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक मिल रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को अब्राहम्स भी दे रहा है। ब्रिटेन से चैलेंजर 2 टैंक्स भी यूक्रेन को लगातार मिल रहे हैं। इन सब की काट निकालते हुए रशिया मार्कर को तैनात कर रहा है, जिससे इन टैंक्स की काट निकाली जा सके और यूक्रेन को कमजोर किया जा सके। सरदाना सर, इन टैंक्स को मार्कर की तैनाती के बाद क्या माना जाए कि जो ताकत मिल रही है पश्चिम से, वो ताकत खत्म हो जाएगी और शायद वो हो जाएगा जिसकी कल्पना अब तक इस युद्ध में नहीं की गई है? देखिए, टैंक्स तो दोनों तरफ के अच्छे हैं, लेकिन रशिया जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाव है, जो जंग है, वहां पर दूसरे देश के टैंक्स उनके जो वेदर कंडीशंस है उसमें इतने सफल नहीं होंगे। रशियन टैंक्स इनके ऊपर जरूर भारी पड़ेंगे और देखिएगा आप आने वाले समय में अमेरिकन और ब्रिटेन दोनों के टैंक मात खाएंगे, दलदल में फंस जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये टैंकों की लड़ाई जो है, दरअसल जितनी ग्राउंड पर लड़ी गई उससे ज्यादा हमने ये देखा कि डिप्लोमेसी में लड़ी गई। कौन कितने टैंक देगा, किसको देगा, कौन सा देगा, नहीं देगा, ये बहस भी लंबी चलती रही। बहरहाल अब टेस्टिंग का टाइम है।